Okay, so this is day 3 of PT 365 discussion of science and tech. अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं विच इज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है डिजी यात्रा नाम से। उसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर ईज़ ऑफ लिविंग। बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक तरीके से चैलेंज हो रहा है उससे। सो फॉर दैट रीज़न ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टूल डेवलप किया है। और ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टूल है ये हेल्प करेगा इन सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। आप जब सिम लेने जाते हो तो उसके लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है, राइट। तो उस वेरिफिकेशन को ईजी बनाने के लिए और उसे और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए, बिकॉज आपने देखा आजकल बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं। तो रीज़न क्या है उस फेक कॉल्स के पीछे कि कोई या कुछ एंटिटीज़ ऐसी है जो कि बल्क में बहुत सारे नंबर्स खरीद लेती है। अब वो पीछे बैकग्राउंड में किस टाइप का वेरिफिकेशन को बाईपास करती है, तो उस माल प्रैक्टिस या उस लूप होल जो है हमारे सिस्टम में उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन तैयार किया है। ठीक है, तो याद रखना ASTR, दिस इज टूल डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सिम कार्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो ASTR है दिस इज लॉन्च अंडर संचार साथी इनिशिएटिव। ओके, अब संचार साथी इनिशिएटिव क्या है? इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग हेल्प करेंगे सिटीजन्स को टू नो द मोबाइल कम्युनिकेशन इशूड इन देयर नेम। जैसे आपके नाम से, क्योंकि अगर कोई बल्क में खरीद रहा है तो वो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहा होगा और ऐसे लोगों की यूज़ कर रहा होगा जिन्हें उनके बारे में पता भी नहीं होगा, राइट। तो ऐसी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इस संचार साथी इनिशिएटिव के अंडर आप अपना जो आधार कार्ड है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन जो है वो रजिस्टर्ड है। और ये किसने लॉन्च किया था ये संचार साथी इनिशिएटिव? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट है, राइट। और इससे पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे पास चल रहे हैं। जैसे एक है हमारे पास CEIR, दैट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर फॉर ब्लॉकिंग स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप अपना मोबाइल चोरी का जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर है उसे ब्लॉक किया जा सकता है, उसका एक्सेस। इन द सेंस ये IMEI जो नंबर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हर फ़ोन का यूनिक होता है। जैसे हमारे लिए आधार कार्ड यूनिक है, वैसे हर फ़ोन के लिए ये जो IMEI नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। तो ये जो IMEI नंबर होता है ये लास्ट रिपोर्टेड जो सिम होता है उससे लिंक्ड होता है और उसके थ्रू हम लोग उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब उस IMEI नंबर को जब तक कोई और थीफ है या जो जिसने चुराया है वो यूज़ कर रहा है तो फिर वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा उस डिवाइस को। ठीक है, इसके अलावा नो योर मोबाइल कम्युनिकेशन अगेन एक इसी से रिलेटेड इनिशिएटिव है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये भी कुछ इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट रन कर रही है अपार्ट फ्रॉम द ASTR। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है उससे भी इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर लार्ज डेटा प्रोसेसिंग विच यूजेस कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, तो ये जो AI का जो सिस्टम डिज़ाइन किया है उसके पीछे परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का भी रोल है। और इसके साथ साथ जो न्यूरल नेटवर्क हम लोगों ने इससे पहले थोड़ी देर पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पे भी हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क देखा था, तो वो एक मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। तो याद रखना कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल इस्तेमाल करेगा इन आइडेंटिफाइंग द पीपल हु आर कमिंग टू गेट अ सिम कार्ड। ठीक है, अब बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की। ये टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे वर्क करती है, राइट। सो इसमें आगे देखो, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज़ अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग और कन्फर्मिंग एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी यूजिंग देयर फेस। यानी आप उसका फेस का एक यूनिक मैप बना लेते हो, जैसे उसके चीक बोन्स हो गए या लिप्स हो गया या आईब्रोज हो गए, राइट, आईज हो गया। तो इन सब का हम एक मैप बनाते हैं और उस मैप को फिर एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं। तो अब सपोज कोई लेट्स से मेरे पास एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट पे कोई कैमरा लगा हुआ है, राइट। कोई XYZ पर्सन आता है जो कि लेट्स से टेररिस्ट है। तो अगर उस टेररिस्ट का मेरे पास पहले से एक मैप है
राइट। तो कैमरा जैसे उसको देखेगा XYZ पर्सन को, देखते ही उसके फेस का एक मैप बनाएगा और उस मैप का अगेंस्ट जो एक आईडी नंबर बनेगा उसको अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अगर उसे अपने डेटाबेस में वो मिल गया तो दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ अ मैच, और इसको पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा कि इस पर्सन को पकड़ लो। तो ये बेसिक आइडिया होता है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के पीछे। इसमें हम AI का इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत सारे बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं। बायोमेट्रिक मतलब आपका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फेशियल रिकग्निशन हो गया, आई स्कैनर हो गया, वॉइस रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है, राइट। और इसके अलावा बायोमेट्रिक ओवरऑल टर्म की बात करें तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, बायोमेट्रिक में आपका जो इंटरैक्शन स्टाइल है, फिजिकल स्टाइल है, आपके बॉडी के जो सैंपल्स है जैसे ब्लड हो गया, DNA हो गया, ये सब चीज़ें बायोमेट्रिक डेटा के अंदर आती है, राइट। सो इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि आपके फेस का एक इसके अंदर यूनिक कोड बनाया जाता है, उस कोड को जनरली हम फेस प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द आर्टिफिशियल फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब इसका यूज़ केस हम लोगों ने देख लिया, एक तो क्राइम प्रिवेंशन में है, दूसरा एयरपोर्ट में हम लोग डिजी यात्रा जो इनिशिएटिव है उसके अंडर इसमें इस्तेमाल करें ताकि लोगों को बिना ज़्यादा सिक्योरिटी के सीधा एंट्री मिल जाएगा, राइट, थ्रू डिजी यात्रा इनिशिएटिव। इसके अलावा हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग में, ठीक है। बैंकिंग के अंदर बैंक्स को और सेफ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट वी कैन स्ट्रीमलाइन द पेशेंट्स डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री करता है तो उसके फेस के स्कैन से ही हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के मल्टीपल यूज़ केसेस बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो सुपर कंप्यूटर्स। सो अभी न्यूज़ में ये वाला टॉपिक इसलिए है बिकॉज इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत, ठीक है। एरावत जो है हैज़ बीन रैंक्ड 75th इन टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग एक लिस्ट है, ये निकाला जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस रैंक के अंदर इंडिया का जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर वो 75th रैंक आया है, राइट। सो फॉर दैट रीज़न ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एरावत के बारे में जानने का, ठीक है। सो एरावत जो है किसने डिज़ाइन किया तो आपको पता होना चाहिए, CDAC विच इज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे महाराष्ट्र ने इसको डेवलप किया है। अब जितने भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जनरली जो कंप्यूटिंग पावर होती है वो हम फ्लॉप्स में देखते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट टेराफ्लॉप्स, राइट। सो ये जो एरावत है ये इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग है जिसकी स्पीड 13,117 टेराफ्लॉप्स है और ये वर्क करता है यूबंटू पे। तो यूबंटू जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट लाइक विंडोज़, आगे भी और बार बार आता रहेगा ये यूबंटू वाला, तो याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट लाइक विंडोज़ और उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। और दिस इज़ इंस्टॉल्ड अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है और इनफैक्ट इसे बनाया भी नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर ही है। और ये कौन रन कर रहा है ये नेशनल प्रोग्राम, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इस प्रोग्राम को रन कर रही है, ठीक है, ये बताना चाहिए। अब सुपर कंप्यूटर के जैसे बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि ये एक बहुत ही फास्ट हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर सिस्टम है और जनरली इसके अंदर जो मेजरमेंट है, इसकी जो परफॉर्मेंस का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लिए यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं फ्लॉप्स, विच इज़ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जनरली नंबर्स ही हो गए बट डेसिमल्स वगैरह भी इंक्लूडेड हो जाते हैं तो उन्हें जनरली हम फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। अभी इंडिया के और कुछ इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो टॉप 500 लिस्ट में इंडिया के 3 और सुपर कंप्यूटर हैं जिनका नाम है परम सिद्धि AI, प्रत्युष एंड मिहिर, ठीक है। आपने जब सुपर कंप्यूटर का जो टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहाँ पे आपने पढ़ा होगा इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था दैट वाज परम 8000 विच वॉज इन 1991। उसके बाद परम शिवाय एक हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया सुपर कंप्यूटर जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर बना था, ठीक है, याद रखना। 2019 में हम लोगों ने इंडिजिनियसली डेवलप किया परम शिवाय को और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर डेवलप हुआ था, ठीक है। ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये 2015 से हम लोग रन कर रहे हैं। इसके अंदर एम ये है कि हम एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्रिएट करें।
नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मतलब क्या है, हम लोग इंडिया के जो टॉप R&D इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको सबको एक्सेस प्रोवाइड करें टू दी सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब देखो जिसके पास बहुत पैसा होता है वो तो सुपर कंप्यूटर सभी इंस्टीट्यूट में दे देगा, लेकिन जिसके पास उतनी टेक्निकल नो हाउ और उतने रिसोर्सेज की कमी होती है वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसे बेस्ट यूटिलाइज करता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला, इसमें हम लोगों ने बोला नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में कि हम 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर जो है डेवलप करेंगे। अब इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉलेज नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, ऐसा समझ लो एक नॉलेज नेटवर्क बना दिया। अब सुपर कंप्यूटर लिमिटेड है, राइट, सुपर कंप्यूटर लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, सारे सुपर कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ देंगे। इससे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते सुपर कंप्यूटर को, वो नेटवर्क के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। जब जिस इंस्टीट्यूट के अंदर ये सुपर कंप्यूटर पड़ा होगा और वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो उस टाइम उसे कोई और इंस्टीट्यूट नेटवर्क के थ्रू उस सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि सपोज आपको लेट्स से कोई चीज़ चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल ऊबर का ही एग्जांपल ले लो। अब ऊबर के पास टैक्सी खड़ी हुई है, अगर कोई टैक्सी खाली है तो आप ऑर्डर कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो उस टैक्सी को। सिमिलरली हम लोग इसमें भी यही करें, सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने बना के रख दिए हैं, एक नेटवर्क के थ्रू ने कनेक्ट कर दिया है। अब सपोज कोई इंस्टीट्यूट उसे यूज़ नहीं कर रहा है, तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट वो नेटवर्क के थ्रू सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर पाएगा, राइट। दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यानी हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का ये एक तरीका है। अब ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, दिस इज जॉइंटली स्टीयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, और ये भी अगेन CDAC जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अलॉन्ग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, राइट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रिलेटेड डेवलपमेंट में देखो, डिजिटल इंडिया रिस्क 5 प्रोसेसर, RISC-5 प्रोसेसर, तो ये मेटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था DR5 प्रोग्राम करके। ठीक है, इसके अंदर हम इंडिया के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, जो नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर हैं उन्हें डेवलप कर रहे हैं, राइट। सो इसमें हम लोग एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं बिटवीन स्टार्टअप्स, बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ताकि वो इंडिया के अंदर RISC-5 टैलेंट हब और RISC-5 सिस्टम ऑफ चिप्स डेवलप करें। अब ये रिस्क है क्या, दिस इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है। मतलब जब हम चिप को डिज़ाइन करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो हम डिज़ाइन करें, उसके लिए हम लोगों ने एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर डेवलप किया है जिसके थ्रू बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप किए जा सकते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं हार्डवेयर का कमी है, राइट, और हमारे पास खुद के माइक्रो प्रोसेसर्स भी नहीं हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो शॉर्टफॉल है ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर दैट रीज़न हम लोग चाइना या ताइवान के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया डोमेस्टिक अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर चिप्स का भी और इन माइक्रो प्रोसेसर्स का भी स्टार्ट करने की कोशिश करा। उसी डायरेक्शन में ये जो डिजिटल इंडिया RISC-5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, राइट। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारे हर डिवाइस में, चाहे कोई वॉच है, चाहे कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, उसमें कहीं ना कहीं कोई माइक्रो प्रोसेसर लगा ही होता है, राइट। सो बहुत सारे यूज़ केसेस है और उसी चीज़ को केटर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उन्होंने ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेट न्यूट्रलिटी। तो आज से कुछ सालों पहले ये काफ़ी न्यूज़ में था टॉपिक, अभी वापस से न्यूज़ में आया नेट न्यूट्रलिटी। सो अभी न्यूज़ में इसलिए आया था बिकॉज कुछ स्टार्टअप ने ट्राई को, आपका ये जो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप ओवर द टॉप यानी OTT जो सर्विसेज को जो रेगुलेट करने का काम करो, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल टू दी ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ OTT नेटवर्क्स या ओवरऑल इंटरनेट फ्रीडम, राइट। सो नेट न्यूट्रलिटी क्या है, इट सिंपली मीन्स आपको एक ओपन और इक्वल इंटरनेट मिल रहा है।
रिगार्डलेस आप चाहे कोई डिवाइस से चालू, चाहे आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो या फिर कोई और वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, वो सारी एक्सेस बराबर ही रहेगा सभी वेबसाइट्स के लिए, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी। अब जितने भी कॉरपोरेशन हैं, जैसे फेसबुक था, उन लोगों ने पहले कोशिश किया था कि हम लोग पुश करें कि हम कुछ जो सर्विसेज हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है उन्हें फ्री रख दें, लेकिन कुछ जो सर्विसेज है जो कि काफ़ी प्रीमियम है उन पे कुछ एक्स्ट्रा फी चार्ज करें आपसे, राइट। फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए तो फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, तो नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल होता है, राइट। कंपनी का बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ जाता है जब कोई नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे प्रोग्राम्स देखता है। ऐसे में एक पर्सन जो कि नेटफ्लिक्स देख रहा है और एक पर्सन सपोज कोई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है या इनकम टैक्स का अपना फाइल कर रहा है, वो दोनों बराबर इंटरनेट के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन एक जो पर्सन है वो अपने लेजर एक्टिविटी के लिए उसे यूज़ कर रहा है और एक पर्सन जो है अपने ऑब्लिगेशन, जो लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए नेट का इस्तेमाल कर रहा है या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में दोनों को कहीं ना कहीं बराबर रखना, दैट इज़ नॉट गुड एज पर द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस टेलीकॉम कंपनीज, या फेसबुक का ये आर्ग्यूमेंट था कि दोनों को बराबर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और लेजर एक्टिविटी है तो उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फी लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करने की बात कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अभी ट्राई ने एक 2016 में अपना ये एक नया फ्रेमवर्क निकाला था कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डेटा सर्विस रेगुलेशन 2016। तो तब ट्राई ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया था फेसबुक का ये जो प्रपोजल था कि हम लोग चार्ज करें डिफरेंशियल फ़ी फॉर इंटरनेट एक्सेस, उसको रिजेक्ट कर दिया था और ये एक अपना फ्रेमवर्क निकाला था जिसके थ्रू ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ अगर लगाया भी जा रहा है तो उसे प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो इसमें बार किया गया है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कि वो अलग से कोई डिफरेंशियल रेट आपसे चार्ज नहीं कर सकते और नेट न्यूट्रलिटी वो लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब OTT आप लोगों ने बहुत बार सुना ही है, इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ चीज़ नहीं है, बस इट मीन्स कि कोई कंटेंट, कोई सर्विस या कोई एप्लीकेशन आपको ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड की जा रही है और लार्जर पब्लिक को वो अवेलेबल है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हो गया OTT कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, ये टेलीग्राम भी OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज में ही आता है, और दूसरा OTT एप्लीकेशन सर्विस, इसमें आपका फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। सो रिसेंटली TDSAT जो कि एक अपीलेट बॉडी है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, TDSAT, उन्होंने होल्ड किया कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है दे डू नॉट फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ट्राई, ठीक है। ट्राई के जुरिडिक्शन में नहीं आते। इनफैक्ट वो किसके जुरिडिक्शन में आते हैं, तो वो आते हैं IT मिनिस्ट्री के जुरिडिक्शन के अंडर द IT रूल्स 2021, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने ये जो IT रूल्स थे इनको चेंज किया था इन 2021 और इसमें बहुत सारे नए नए चेंजेस लेके आए थे, जैसे सिग्निफिकेंट सोशल इंटरमीडियरी, राइट। सेफ हार्बर का आप एक कॉन्सेप्ट सुनते हो, इसके बारे में आइडिया किसी को? सेफ हार्बर क्या है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी क्या है? एनी आइडिया व्हाट आर दीज टर्म्स? सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं वो जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स होते हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के। करेक्ट। और सेफ हार्बर होता है जैसे अगर सम पर्सन एक्स पोस्ट समथिंग ऑन अ सोशल मीडिया, then social media is getting safety and it is not liable for punishment for an act or done by a person, other person X, individual X. वेरी गुड। Something on this one. हाँ करेक्ट, दोनों चीज़ें सही बोलिए। सो सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज मैं हूँ और मुझे लगता है कि मुझे आज किसी को गाली बकना है, मैं जाके ट्विटर पे जाके गाली बक देता हूँ। तो देखो नॉर्मली तो क्या है, लेट्स से अगर मेरे खिलाफ किसी को नॉर्मली अगर करना है तो मानहानि जो होता है या फिर डिफेमेशन का जो केस होता है वो कर सकता है वो पर्सन। लेकिन इस केस में क्योंकि मैंने वो जो मीडियम था, जो जैसे ट्विटर था या अभी एक्स है, उसका इस्तेमाल किया है, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में उस पर भी केस हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी मुझे हेल्प कर रहा है टू कम्युनिकेट टू दैट पर्सन या उसे डिफेम करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें कौन क्या आता है क्या करता है वो ये लोग रेगुलेट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया रोक नहीं सकता किसी को, ठीक है। वो ये ना, और ये भी इंश्योर नहीं कर सकता कि वो जाके इंडिविजुअली किसी को रोके
राइट, तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट रीज़न इनको सेफ हार्बर मिलता है, मतलब इन्हें सेफ्टी मिलती है कि जो भी पर्सन अगर कुछ लिख रहा है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी उसके लिए बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा उसका। ठीक है, तो ये आइडिया होता है बिहाइंड सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट। और ये जो सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट है ये आईटी रूल्स के अंदर बताया गया कि ये सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट तभी तक चलता रहेगा जब तक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे हैव टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। तो उसमें जैसे सर ने बताया सिग्निफिकेंट सोशल इंटरमीडियरी जो है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनमें 50 लाख से ऊपर यूज़र बेस है। तो उन पे थोड़ा सा और ज़्यादा स्क्रूटनी रहेगा, उन्हें एक ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। उन्हें अगर कोई लेट्स से किसी का पर्सनल डेटा है वो अगर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया वेबसाइट पे और उन्हें लगता है कि दिस इज़ रॉन्गली यूज, तो उसे उसके अगेंस्ट ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं वो लोग। राइट, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स के थ्रू चेंज करी थी। और इसमें ये भी अलाउ किया था कि जितने भी टेलीकॉम जितने भी ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है या फिर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, एक बॉडी बनाए जिसके थ्रू ये अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सके। राइट, सो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को भी अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि वो ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है खुद आए और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, उसके अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करे। क्योंकि गवर्नमेंट का आइडिया था हम डायरेक्टली अगर इंटरवीन करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो जो इकोसिस्टम है या जो बिजनेस है उसको डिसरप्ट कर सकता है। राइट, तो ये था थोड़ा सा आईटी रूल्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो 5G इकोसिस्टम। और 5G बहुत समय से पढ़े जा रहे होगे, है ना, तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है। बस ब्रीफली थोड़े से नए डिटेल जो हैं वो देख लेते हैं। सो 5G के बारे में अगर आप देखोगे तो दिस इज़ नथिंग बट अ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। पहले 1G आया, 2G, 3G, 4G एंड अब 5G पे हैं हम लोग। ठीक है, करंटली वी आर यूजिंग 5G एंड ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स 6G। अब 5G में मेजर जो डिफरेंसेस होते हैं, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, ये कॉमन सेंस है। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी लेटेंसी हमेशा कम होगी। ठीक है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डिवाइस है और ये इंटरनेट है। ठीक है, राइट, सो मैं इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ और कोई रिक्वेस्ट डालता हूँ, सपोज मुझे ये एक वीडियो देखनी है, तो मैं वीडियो के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ, इंस्ट्रक्शन जाता है कि मेरे को वीडियो का एक्सेस चाहिए, और फिर वो वीडियो का एक्सेस मुझे मिलने में जो टाइम लगता है दैट इज़ व्हाट इज़ लेटेंसी। टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है डेटा का, इसमें कितना टाइम लग रहा है, दिस इज़ व्हाट इज़ लेटेंसी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे लेटेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यही इसमें मेजर चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट 5G करके। तो प्राइवेट 5G मतलब आप एक क्लोज एरिया में एक कैप्टिव तरीके से नॉन पब्लिक नेटवर्क चला रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक दूसरे से ईजिली और बहुत फास्ट तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्राइवेट 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी जो 5G प्राइवेट नेटवर्क बनेगा ये यूज़ करेगा 3GPP बेस्ड नेटवर्क स्पेक्ट्रम। अब ये 3GPP है क्या? सो ये बेसिकली 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलप करती है उनका एक कॉम्बिनेशन है नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स। तो ये सारे जो पार्टनर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं विद रिगार्ड्स टू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब साथ में आए हैं और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने आप डेवलप किए हैं। ठीक है, तो करंटली 5G से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड है वो 3GPP जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये सारे स्टैंडर्ड्स 5G से रिलेटेड डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर लेट्स से अब मैंने यूएस में अगर मैं कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है और मैं चाहता हूँ कि वो अगर इंडिया में आऊँ तो वो भी चले, तो फॉर दैट रीज़न एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि डिफाइन करता है कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी वर्क करता है। तो ये स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए हमें एक कॉमन बॉडी चाहिए या एक इंटरनेशनल बॉडी चाहिए, तो वो हमारे लिए थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी 5G को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए, जैसे 5G टेस्ट बेड बनाए थे, भारत नेट है जिसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा रहे हैं और इससे इंडिया के जो ग्राम पंचायत से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। राइट, इसके अलावा 5G हाई लेवल फोरम और फाइबराइजेशन जैसे प्रोजेक्ट भी चालू किए गए।
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इसके साथ साथ आपको पता है हमारा एक नया टेलीकॉम एक्ट आया है, ठीक है, टेलीकॉम एक्ट 2023 में, और ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, राइट। ये आगे पीटी में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखना टेलीकॉम एक्ट को भी चेंज किया है और बहुत सारे इसमें प्रो बिजनेस जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। अब आगे चलो, नेक्स्ट देखो 6G नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा हम ऊपर जनरेशन में जाएंगे, वेल फाइंड के जो फ्रीक्वेंसी है उस नेटवर्क की वो बढ़ती जाती है, राइट। लेटेंसी कम होती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है भारत 6G अलायंस। तो ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब मिलकर साथ आएंगे और इंडिया में जो 6G नेटवर्क है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट बेच रही है, गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम सेल कर रही है, ऑक्शन कर रही है। तो मुझे बताइए स्पेक्ट्रम ऑक्शन कौन सी बॉडी करती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। करेक्ट। कंफ्यूज मत होना, ट्राई कभी भी ये सेलिंग का काम नहीं करती, ट्राई का काम केवल रेगुलेशन का है। जो स्पेक्ट्रम का जो सेल है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम होता क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं शायद। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। तो अगर आपसे एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लिया जाए दैट स्पेक्ट्रम इन इंडिया इज अ प्राइवेट एसेट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, सॉवरेन एसेट। हाँ, सॉवरेन एसेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ट्राई का काम केवल रेगुलेशन का है, कोई पेनल्टी वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। सो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा 5G के बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से पूछा नहीं गया है, मे भी कभी पूछ ले। ओके, सो यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख सकते हो। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पीड कितना है, स्पीड का कहीं ना कहीं आप लोगों को सबको अंदाज़ा है, ठीक है। सो 5G 2020 में डेवलप हुआ। यहाँ पे आपको जो बैंडविड्थ मिलती है वो 1 GB पर सेकेंड से आपको हायर बैंडविड्थ मिलती है। यहाँ पे लेटेंसी जो है 10 मिलीसेकेंड से कम है। स्पीड यहाँ पे एवरेज आपको 200 से 400 MB पर सेकेंड मिलती है, ठीक है। अब हम जैसे ही 6G में जाएंगे तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है ये 1 TB पर सेकेंड हो जाएगा, लेटेंसी और भी कम होकर 1 माइक्रोसेकेंड हो जाएगा, और स्पीड वुड बी 50 टाइम फास्टर देन 5G, ठीक है। तो ये ब्रॉड सा आइडिया है। आपसे कोई डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा आके कि स्पीड बताओ एग्जैक्टली क्या होती है। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इतने के अराउंड अगर वो स्पीड है तो यू कैन ईजिली फिगर आउट। यहाँ पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी आपको हेल्प करेगी, राइट। अब 5G के अंदर 3 बैंड होते हैं। ये 3 बैंड के बारे में भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 बैंड मतलब डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करें। तो लो बैंड होता है, मिड बैंड होता है और हाई बैंड। तो हाई बैंड मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, लो बैंड मतलब लोअर फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लोअर बैंड के केस में 1 GHz से कम की होती है। और याद रखना जितनी लो बैंड में जितना लो फ्रीक्वेंसी रहता है उतना ज़्यादा कवरेज है, ठीक है। सो ये ऐसे आप बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रेंज कम हो जाएगी। ये रूल थंब रूल मान के चलना 5G के केस में। तो मिड बैंड जो है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन हाई बैंड से अभी भी कम है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मीडियम स्पीड मिलेगी और आपको यहाँ पे मीडियम रेंज मिलेगी। फिर हाई बैंड, यहाँ पे आपको स्पीड बहुत फास्ट मिलेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफ़ी आपने हाई कर दी है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है इसलिए इसकी स्पीड कम हो गई है। यानी अगर आपको शॉर्ट एरिया में हाई कनेक्टिविटी चाहिए देन यू विल यूज़ हाई बैंड, बट अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए और आप स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो यू विल गो फॉर लो बैंड 5G नेटवर्क, ठीक है। इतने पार्ट में कोई डाउट या कुछ एडिशन बताइए। एक सीडीएस में क्वेश्चन आया था 2023 में कि जो इंडिया की पॉलिसी है मतलब टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है?
तो ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्राई और डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। होम डिपार्टमेंट ही करेगा। नहीं, उसका आंसर था डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। एक 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इम्प्लीमेंट करता है टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी इंडिया की पॉलिसी होंगी। और एक ऊपर हमने टीडी सैट देखा, तो और एक जगह देखा था हमने कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, उसकी अपील भी टीडी सैट के पास ही जाएगी। इतना ही था। कूल है। तो याद रखना टीडी सेट में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन में भी हम लोग देखे थे, ठीक है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, उसमें भी अपील इसके पास जाएगा। और ट्राई के अगेंस्ट भी अगर आपको अपील करनी है तो वो भी टीडी सेट में ही जाएगा, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट देखो, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, FSOC। सो न्यूज़ में किस लिए? बिकॉज अल्फ़ाबेट, जो कि आपको पता है पेरेंट कंपनी है ऑफ गूगल, उन्होंने प्रोजेक्ट तारा लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट तारा जो है करंटली डिप्लॉय कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली इन अफ्रीका एंड इंडिया, लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट तारा का नाम दिया गया। और ये यूटिलाइज करता है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अब ये देखते हैं ये टेक्नोलॉजी है क्या, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली लाइट जो है उसे एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती है। सो ये एक आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, राइट। इससे पहले इससे सिमिलर आपने लोगों ने ना लाईफाई का नाम सुना होगा, लाइट फिडिलिटी, ठीक है। लाइट फिडिलिटी में हम लोगों ने क्या देखा था, लाइट का इस्तेमाल करते हैं और जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड है, जो जनरल हम वाईफाई यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। यहाँ पे स्पीड 1 GB पर सेकेंड से ज़्यादा मिल सकती है, वेर इज़ इन केस ऑफ अ वाईफाई आपको 150 MB पर सेकेंड के आसपास स्पीड मिलती है, राइट। वाईफाई क्या इस्तेमाल करता है, तो वो रेडियो जो वेव्स है वो इस्तेमाल करता है, और जो लाईफाई है वो लाइट वेव इस्तेमाल करता है, राइट। फिर जो फाई है, लाईफाई जो है वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई, ये अपने को पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी वाइड है, लेकिन वाईफाई के अंदर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लिमिटेड है, राइट। तो ये चीज़ अपने को इसमें पता होना चाहिए। और ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं FSOC टेक्नोलॉजी, दिस विल यूज़ लाइट, ठीक है। लाइट के थ्रू हम लोग बेसिकली कोई भी जो कम्युनिकेशन है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। बट लाइट के साथ एक प्रॉब्लम होता है, लाइट को हमेशा एक लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब कि सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो अगर ये दोनों डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मतलब एक दूसरे को डायरेक्ट देख सकते हैं, लाइट बीम यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकती है, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर इनके लेट से बीच में कोई पहाड़ है तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है। बट एडवांटेजेस ये है कि चीपर है, फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है आपको, राइट। और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम में किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें एक और चीज़ एडवांटेजेस क्या है कि ये कोई इंटरफेरेंस जो है वो इसमें ज़्यादा हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा हो नहीं सकता। बट इन केस ऑफ रेडियो वेव्स, कभी आपने सुना होगा रेडियो वेव्स में के मोबाइल जैमर्स जैसे होते हैं, ठीक है। यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपके रूम्स के बाहर जो है वो बॉक्स लगाए जाते हैं, तो वो मोबाइल जैमर्स होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है उसमें से, जो कि आपका जो मोबाइल या वाईफाई जो सिग्नल्स है उसको डिसरप्ट कर देती है। लेकिन लाइन ऑफ साइट में दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। मिलिट्री के साथ एप्लीकेशन हो सकती है, राइट। मिलिट्री जो है इससे कम्युनिकेशन कर सकती है, लास्ट माइल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या इंटरनेट सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन चैलेंजेस क्या है, एक तो लाइन ऑफ साइट चाहिए, दूसरा अगर लेट्स से कभी फॉग या हेज हो गया, राइट, हम सैटेलाइट की मदद से सपोज या किसी एरियल व्हीकल की मदद से अगर हम ये सपोज कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं एक लार्ज डिस्टेंस पे,
और वहाँ पे अगर फॉग आ गया तो फिर वो कर नहीं पाएंगे हम ईजिली, राइट। इससे सिमिलर ही अल्फ़ाबेट ने या ये जो गूगल है उसने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था काफ़ी समय पहले, जिसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट लून। लून मतलब एक टाइप का है, उन्होंने क्या बोला था, हम एक बलून उड़ा देंगे हवा में, ठीक है। बलून के अंदर हम एक सिस्टम लगा देंगे और उससे पूरे एक छोटे से एरिया को, लेट्स से गांव है रिमोट एरिया में, उसको अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराना है तो हम इस बलून के अंदर वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करके पूरे एरिया को हम इंटरनेट या कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दिस वाज प्रोजेक्ट लून, और 2016 में यूपीएससी ने इसके बारे में सवाल भी पूछा था, ठीक है। सो एक सिंपल से चीज़ था कि करंट अफेयर्स में था तो यूपीएससी ने उठा के पूछ लिया। उसी तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो FSOC ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकता है इस बार, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, अब ये जो FSOC जो कि अल्फ़ाबेट या गूगल लेके आ रहा है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टारलिंक सैटेलाइट, ठीक है। स्टारलिंक आपको पता ही होगा, ये प्रोजेक्ट इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसके अंदर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन बनाया है। लो अर्थ सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन बनाया है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करेंगे। जनरली क्या होता है, जब भी आपको कोई टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है आप उसे हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजते हो, ठीक है। रीज़न बता सकते हो क्यों भेजते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट में? Entire Earth is covered. नहीं, आइनोस्फेयर। नहीं। 3 सैटेलाइट भेजेंगे तो पूरी अर्थ कवर हो जाएगी। हाँ 3 भेजेंगे, लेकिन अगर एक भी भेजते हैं, सपोज मुझे इंडिया में ही नेटवर्क चाहिए, तो एक को भी मैं हाई अर्थ ऑर्बिट में क्यों भेजूँ, लो अर्थ ऑर्बिट में मैं क्यों नहीं कर सकता? उसका Geostationary का concept हाँ है। करेक्ट, जियो स्टेशनरी होता है, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी हमें तो 24/7 चाहिए। अगर लो अर्थ ऑर्बिट में होगा तो वो सेटेलाइट बहुत तेज़ी से अर्थ के चक्कर काटता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी फ़ोन लगाना है और अगर सेटेलाइट अभी मेरे ऊपर नहीं है तो मैं कॉल ही नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो ये जो सैटेलाइट होता है इसको हम कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए जनरली हाई अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी ने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार हाई अर्थ ऑर्बिट में रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, लेटेंसी बढ़ जाती है। लेटेंसी क्योंकि एक सिग्नल को ऊपर जाना है और फिर सिग्नल को वापस आना है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, राइट। सो उन्होंने बोला हम इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लगा देंगे सैटेलाइट्स को, ताकि जो लेटेंसी है वो कम हो जाए, लेकिन 24/7 कनेक्टिविटी मिलती रहे, इसलिए हम एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेलेशन बना देंगे, ठीक है। उन्होंने छोटी छोटी सैटेलाइट्स का एक पूरी अर्थ को कवर कर लिया, मतलब बहुत सारी सैटेलाइट एट अ टाइम हमारे ऊपर कम से कम अराउंड 100 to 200 देखने को मिल सकते हैं हमें, ये स्टारलिंक की सैटेलाइट, ठीक है। तो उन्होंने कोई 3000 से ऊपर जो सैटेलाइट्स है उसका एक कॉन्स्टेलेशन तैयार किया इसकी कंपनी ने, ठीक है। सो वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये जो गूगल का या अल्फ़ाबेट का ये अभी जो प्रोडक्ट है, दैट विल बी यूजिंग लाइट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये डिफरेंस है दोनों में। इतने पार्ट में कोई डाउट? मेजर डिफरेंस क्या है? फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड लाइफ लाइट ही मीडियम यूज करते हैं, बट फिर भी हाँ, तो लाईफाई जो है ना वो शॉर्ट रेंज के लिए है, बट ये जो FSOC है ये हम एक लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही है। राइट, मतलब लाइफ है हम इनसाइडर रूम में देखते हैं और इसको आउटसाइडर, और जो लाइफ है उसमें एलईडीज होते हैं जिनकी फ्लिकरिंग होती है। बट एएफएसओसी है, इसमें हम इंफ्रारेड या लेज़र यूज़ करते हैं ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, जो भी मतलब इंटरफेरेंस होता है अदर लाइट्स का वो ना हो। तो इसी को एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी भी है, एयर फाइबर बोलते हैं इसको, जो अभी जियो ने भी लॉन्च किए हैं, वो एफएसओसी है। करेक्ट, तो ये जियो का आजकल सुनने में आ रहा होगा ना एयर फाइबर वाला, तो वो कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑप्टिकल फाइबर के ही, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग एक ग्लास मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस ग्लास मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं। बट यहाँ पे एज सच कोई ग्लास मीडियम नहीं है, यहाँ पे केवल एयर एज अ मीडियम इस्तेमाल, एयर के अंदर वो ट्रैवल करता है लाइट, ठीक है।
तो ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अगेन ये टॉपिक यूपीएससी ने 2017 में पूछा था ओएलईडी के बारे में, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल सा सवाल था, और ये मतलब ये ऐसे सवाल है, आप नॉर्मल जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फ़ोन के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे एनएफसी आ गया या फिर ओएलईडी आ गया, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा क्यूरियस रहना पड़ेगा। और अगर थोड़ा भी क्यूरियस होते, कोई नया फ़ोन आपने सर्च किया तो डेफिनेटली आपको समझ आता था ओएलईडी का मतलब क्या है, ठीक है। सो ओएलईडी मतलब हम ऐसी स्क्रीन सब बना सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, राइट। आजकल आपने देखा होगा फोल्डेबल फ़ोन आ रहा है, या आपके कर्व्ड जो सैमसंग के जो कर्व्ड फ़ोन्स आ रहे हैं, राइट, साइड में जो जिनके किनारे बेंड है, या आपके पास ऐसी घड़ियाँ आ रही है जो पूरा आर्म बैंड है, ठीक है, जिसमें जो ग्लास है, स्क्रीन पूरी की पूरी बेंड है। ऐसे मॉनिटर्स आ रहे हैं जिनको आप बेंड कर सकते हो, राइट। तो ये सब क्यों बन पा रहे हैं, ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बन पा रही है? बिकॉज ऑफ ओएलईडी, उनमें ओएलईडी टेक्नोलॉजी लगी है, राइट। सो हमारा ये जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, दिस स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड रे ट्यूब। पुराना टीवी देखा होगा, बहुत पुराना टीवी, उसमें बड़ा सा एक बहुत बड़ा ट्यूब लगा होता था, और उससे कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। फिर हम लोग मूव किए, हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे आए, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। फिर हम लोग मूव किए, हम लोग आए एलईडी के ऊपर, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर हम लोग मूव करें और हम ओ एल ई डी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जर्नी है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, राइट। अभी ओ एल ई डी के ऊपर है। तो ओ एल ई डी और एल ई डी मतलब एल ई डी का ही एक एडवांस फॉर्म है ओ एल ई डी। तो एल ई डी क्या होती है? ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। सेमीकंडक्टर आई होप सभी को पता होगा। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल जो कि जनरली तो इंसुलेटर है, बट जब आप उसके ऊपर वोल्टेज लगाते हो तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर ऐसा जिसके अंदर हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है, उसे लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। और जब इस एलईडी के अंदर हम ऑर्गेनिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन टू कंडक्टर्स, तो ऐसे में हमें मिलता है ओएलईडी। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इससे कर्व डिस्प्ले जो है वो बनाए जा सकते हैं, राइट। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा जो सैमसंग के या जो आजकल नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें टर्म मिलती है एमोलेड या सुपर एमोलेड, ठीक है। तो एमोलेड क्या है? ये है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एक्टिव मैट्रिक्स ओएलईडी ही है ये, राइट। सो ये चीज़ें जो है आपको आइडिया होना चाहिए। अब एलसीडी, ये तो आपको समझ में आ गया जर्नी से कि एलईडी जो है वो एलसीडी से ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, इतना याद रखना। अब ब्रॉड अगर डिफरेंसेस बताऊं तो देखो, एलसीडी के अंदर हम बैकलाइट डिस्प्ले करते हैं, यानी हम नीचे से होते इसमें एलईडी ही हैं, ठीक है। नीचे एलईडी स्क्रीन में लगे होते हैं, ऊपर क्रिस्टल्स लगे होते हैं स्क्रीन के अंदर। अब जैसी लाइट इन एलईडी से इसके अंदर जाता है, ये क्रिस्टल्स के थ्रू इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज होता है, राइट। लेकिन ओ या एलईडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो लाइट आपके पास आंखों में आती है वो डायरेक्टली एलईडी से ही आती है, ठीक है। डायरेक्टली एलईडी को ही हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो जनरेट करते हैं, राइट। और ऑर्गेनिक ओ में आपको बस एक फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते लाइफ स्पैन की बात करें तो एलसीडी का जो लाइफ स्पैन है थोड़ा सा ज़्यादा है, ओ का लाइफ स्पैन थोड़ा कम है। रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो यहाँ पे एलसीडी का जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लोअर है, बट ओ का रेस्पॉन्स कंपेरेटिवली फास्टर है, ठीक है। सो ये याद रखना डिफरेंसेस इनके बीच में। बोलो। इसमें एक एडिशन था, जो ऑर्गेनिक एलईडी है वो एलईडी, उसमें 3 लाइट्स यूज होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। फिर उनके इंटेंसिटी को वैरी करके हम इनफाइनाइट कलर्स जनरेट कर सकते हैं। और ओएलईडी का लाइफ स्पैन इसलिए कम है क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। तो याद रखना 3 प्राइमरी कलर होते हैं ना, 3 प्राइमरी कलर से या बाकी सारे कलर जैसे पेंटिंग में बनाते थे, वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया। और आपको पता भी होगा यूपीएससी ने ब्लू एलईडी के बारे में सवाल पूछा था, ब्लू एलईडी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। पहला है मेटावर्स।
सो मेटावर्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक 3D एनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसा हमारा रियल वर्ल्ड है वैसा ही आप रियल वर्ल्ड जैसा ही एक डिजिटल वर्ल्ड बना सकते हो, राइट, जहाँ पे आप जाके दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट, वहाँ पे जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड पे एक्सपीरियंस करने की कोशिश की जाती है थ्रू मेटावर्स। ठीक है, अब इसमें 4 ब्रॉड लेयर होते हैं। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे डिवाइसेस आते हैं आपके सारे। नेक्स्ट है वर्चुअलाइजेशन इंजन लेयर, जहाँ पे बेसिकली जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशन है वो होता है, जिसके थ्रू आप वो जो मेटावर्स है उसको एक्सेस कर पाते हो। फिर नेक्स्ट है इंटरफेस या एक्सेस लेयर, जहाँ से यूज़र अपना एक्सेस लेता है इनटू द मेटावर्स प्लेटफॉर्म। एंड लास्टली यूज़र एक्सपीरियंस, जो कि जहाँ पे कोई भी जो ट्रांजैक्शंस है, कोई भी क्रिएशन है, कोई भी सेल है, ये सब काम किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेटावर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, BHAROS, भरोस। तो ये इंडिया के अंदर बना एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड्रॉयड को टक्कर देने के लिए ये एक इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि IIT मद्रास ने डेवलप किया है थ्रू अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें एक खास बात यह है, इट कम्स विद नो डिफ़ॉल्ट ऐप। मतलब ये एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह आएगा। आपको जो ऐप इंस्टॉल करना है आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, अनलाइक आर एंड्रॉयड फ़ोन्स। ठीक है, या अपने आईफोन के जैसे कि उनमें पहले से कुछ ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आ रही है, वैसा इसमें कुछ नहीं होगा। आप डाउनलोड करो, इसके जो प्ले स्टोर है उस पर जाके आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो ऐप्स है दे वुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐप स्टोर सर्विसेज रहेंगी जिसके थ्रू आप इजीली ऐप्स एक्सेस कर सकते हो। अनलाइक लेट्स से गूगल के केस में आप सिर्फ ऐप्स जो है प्ले स्टोर से ही ले सकते हो, या आईफोन के केस में आप आईफोन का जो स्टोर है उससे ही ले सकते हो, राइट। ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा, आप कहीं से भी जो प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज है उनसे वो ऐप्स ले सकते हो। ठीक है, सो ये याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, कॉमनली नोन एज सिम कार्ड्स। तो सिम कार्ड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे मोबाइल फ़ोन में छोटा माइक्रोचिप होता है दैट इंश्योर्स कि हम एक मोबाइल डिवाइस के थ्रू इंटरनेट या फिर जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो सकें। सो ये एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जब भी आप एक सिम कार्ड लेते हो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। ठीक है, 10 डिजिट जो नंबर है वो आपको मिलता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो इंडिया के अंदर अगर कोई भी डिवाइस, अभी तो हम ज़्यादातर GSM जो मॉड्यूल्स है उसी का इस्तेमाल करते हैं। GSM एक मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर जितने भी सिम कार्ड्स है सब इस टेक्नोलॉजी से कंप्लायंट होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जो सिम कार्ड है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे आपके ID नंबर, ठीक है, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप सेव कर सकते हो सिम के अंदर। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है इस सिम टेक्नोलॉजी में, आजकल ई सिम्स आ गई हैं। ई सिम क्या होता है? ये बेसिकली एम्बेडेड सिम को बोलते हैं। ये बेसिकली जो फ़ोन का जो हार्डवेयर है उसी के अंदर सिम जो है वो इंस्टॉल्ड होगा पहले से, प्री फैब्रिकेटेड। अनलाइक प्रेजेंटली जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप सिम खरीदने के लिए अलग से जाना पड़ता है आपको, और फिर आप उसे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल या उसे लगाते हो, राइट। बट ई सिम के केस में आपको अलग से कोई सिम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिवाइस के अंदर पहले से ही इंटीग्रेटेड रहेगी और आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बस आपको किसी जो टेलीकॉम कंपनी है उससे सब्सक्रिप्शन लेना एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग दैट डिवाइस। उसमें आपको सिम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे टेलीकॉम पे जाना चाहते हो तो उसमें आपको कोई दूसरी सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिवाइस में ऑलरेडी वो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। सो याद रखना, इसके अंदर जो मदरबोर्ड है उसमें रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उसमें आपको अलग से कोई फिज़िकल सिम जो है रिप्लेस जैसा होता है ट्रेडिशनली, कि अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हो तो वहाँ पे आपको सिम कार्ड चेंज करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये था ई सिम्स। ठीक है, इतने पार्ट में कोई एडिशन तो बताइए।
ठीक है, फिर आगे चलो। नेक्स्ट देखो गेट कीपर्स। तो गेट कीपर्स आई थिंक हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन में बताया था इसके बारे में। गेट कीपर्स मतलब वो बड़ी टेक कंपनियां जो कि हमारा जो एक्सेस है वो इंटरनेट के थ्रू लार्जली करवा रही है। राइट, हम जो इंटरनेट पे देख रहे हैं चीज़ें, दे आर रेगुलेटेड और मेंटेन्ड बाय दीज बिग टेक कंपनीज। इसमें एप्पल, amazon, अल्फ़ाबेट, बाइट डांस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। बाइट डांस बता सकते हो कहाँ की कंपनी है? बाइट डांस ये टिकटॉक है, ठीक है, टिकटॉक है इनका। और भी आई थिंक शायद पबजी वगैरह भी शायद इनके पास है। राइट, तो ये कंपनी है जो कि लार्जली एक्सेस जो है हमारा इंटरनेट के थ्रू करवा रही है। और इन कंपनीज के ऊपर खासा स्क्रूटनी रखा गया है अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट। तो ये डिजिटल मार्केट एक्ट कहाँ का है? ये ईयू का एक एक्ट है जिसके अंदर इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा स्क्रूटनी रखी जाएगी ताकि ये कोई एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस ना कर सके या कोई माल प्रैक्टिसेस ना कर सके। ठीक है, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो भरोस देखा था वो मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था और किसने डिज़ाइन किया था? आईआईटी मद्रास ने। बट ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। और किसने डिज़ाइन किया है? तो ये जो डीआरडीओ उन्होंने डिज़ाइन किया है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सब के डिवाइसेस के अंदर जो कंप्यूटर्स है उसमें ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाएगा। ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, क्योंकि विंडोज़ को हैक करना कंपैरेटिवली ईजीयर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया है ताकि नॉर्मल जो हैकर्स है वो ईजिली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाएँ। तो याद रखना ये माया जो ओएस है दिस इज़ बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूबंटू। यूबंटू हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल किया। ओपन सोर्स मतलब आप इसका जो कोड है इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको कोड में चेंज ला सकते हो और आप इसके कोड को आगे सेल भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल्स है उनके कंप्यूटर में एक एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा है ताकि उनकी डिवाइसेस की हैकिंग ना हो सके। उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है चक्रव्यूह। ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट देखो वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स। तो ये इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है वो इस्तेमाल करिए वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स जिसके थ्रू अंडरग्राउंड जो टनल्स है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो ये एक वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर है, वो डेटा सेंड करता है टू द इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईओटी आपको पता है इट्स अ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हम लोग एक्सेलरोमीटर एक सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सेलरोमीटर के बारे में यूपीएससी ने 2023 में सवाल भी पूछा था। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलरोमीटर कहाँ कहाँ काम आ सकता है कि कोई गाड़ी है उसका लेट्स से कोलिजन हो गया है, ठीक है, क्रैश हो गया है, तो ऐसे में एयर बैग्स निकलने चाहिए। तो ये काम एक्सेलरोमीटर के थ्रू हमें पता लग जाएगा। राइट, कोई लैपटॉप फ्री फॉल कर रहा है तो उसको इमीडिएटली उसके हार्ड ड्राइव को टर्न ऑफ कर सकते हैं हम लोग ताकि उसका जो हार्ड ड्राइव है वो प्रोटेक्टेड रह सके। राइट, स्मार्टफोन को हम टिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर पॉसिबल ड्यू टू एक्सेलरोमीटर। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए। हाँ, ऊपर हमने सुपर कंप्यूटर देखा था, तो हमारा जो है एरा वो तो उसकी 75 रैंक थी। तो सबसे फास्ट मतलब रैंक 1 वाला किसका है या क्या नाम है उसका सुपर कंप्यूटर? अमेरिका है ना, अमेरिका। हाँ, यूएसए का है, फ्रंटियर नाम है उसका। और आप जो बोल रहे थे वो सेकंड है फुकाकू, जापान वाला। और थर्ड है लूमी, फिनलैंड। करेक्ट, वो एक्साफ्लॉप कैटेगरी में चला जाता है। एक्साफ्लॉप मतलब पेटाफ्लॉप से भी ऊपर। ठीक है, सो आज के लिए यही एंड करते हैं। टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू पार्ट विच इज़ द स्पेस टेक। ठीक है, आजकल ये भी थोड़ा सा यूपीएससी पूछ रहा है। राइट, सो दिस वुड बी हैपनिंग टुमारो। सो कल भी सेम टाइम 9:30 पे सेशन चालू करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।